ये प्रशांत की प्रयोगशाला अगर मैं कहूं, क्योंकि जन स्वराज है मतलब सही लोग सही सोच, एक सामूहिक प्रयास। और ये जो प्रशांत की प्रयोगशाला है, इसमें प्रशांत किशोर के सियासी अवतार वाला आविष्कार कहां तक पहुंचा? नहीं, प्रयोगशाला तो आप कह सकते हैं। प्रयोगशाला इस नज़रिए से है कि पिछले 20 वर्षों में मेरा जो कुछ भी सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, पहले 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर करीब 8 से 10 साल जो मैंने काम किया, जिसको लोग चुनावी रणनीतिकार, प्रबंधक वगैरह शब्दों से एड्रेस करते हैं, उस 10-20 साल में जो कुछ भी मैंने सीखा, वो सब सीखने समझने के बाद मैंने ये तय किया और मेरी ये समझ बनी, मेरा ये अनुभव रहा कि अगर आपको राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन लाना है तो उसके लिए आपको समाज के स्तर पर उतरकर काम करना होगा। अब मेरा सवाल देश को लेकर है। आपने खुद अभी कहा 10 साल मोदी सरकार। सवाल ये कि 10 साल मोदी सरकार के बावजूद एक वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, वो इस मोदी सरकार को लेकर क्यों नजर नहीं आता? मेरा अपना मानना है कि देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है। विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं, विपक्ष का फॉर्मेशन कमजोर हो सकता है, विपक्ष कमजोर नहीं है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों को ही देखेंगे तो बीजेपी को जब सबसे बड़ी सफलता 2019 में मिली तो उनको 38% वोट मिला। मतलब अगर 100 लोग वोट देने गए, उसमें 38 लोगों ने बीजेपी के, मोदी जी के, उनके कार्यशैली को, उनके विचारधारा को, उनके काम के आधार पर वोट किया। 62 लोगों ने उनको वोट नहीं किया। अब तो विपक्ष जमीन पर नहीं है ऐसी बात नहीं है, जमीन पर हर आदमी खुश है ऐसी बात नहीं है, ज़्यादातर लोग तो खुश नहीं हैं। लेकिन इस 62 को एक साथ करना और या उसके एक बड़े भाग को एक साथ करना, उसके लिए जो भूमिका विपक्षी पार्टियों की, नेताओं की होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। तो विपक्षी पार्टी कमज़ोर हो सकती है, उनका एजेंडा कमज़ोर हो सकता है, उनकी नैरेटिव या उनका प्रयास कमज़ोर हो सकता है। देश में विपक्ष नहीं है या देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस सरकार से खुश है, ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती होगी। इस सब के बीच सारी की सारी नाकामी फिर तो विपक्ष की नजर आती है यहाँ पर कि वो विकल्प नहीं बन पा रहा है। ऐसे में जो मोदी सरकार राममय माहौल, लाभार्थी और मोदी की गारंटी का जिक्र करती है, फिर मतलब वो सब निगेट कर दिया आपने? नहीं, मैंने निगेट नहीं किया। जो बीजेपी को मान लीजिए कि 35 लोग खुश हैं, वो क्यों खुश हैं? वो हिंदुत्व की वजह से खुश हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर खुश हैं, वो राम मंदिर के लिए खुश हैं, वो लाभार्थी हैं इसलिए खुश हैं। तो जो, लेकिन वो सारी चीज़ को मिलाकर 35 लोग ही खुश हैं, बाकी 65 लोग हैं जो अन्य विषयों से नहीं खुश हैं। तो उन 35 का उनको फायदा है, लेकिन एक बड़ा फायदा यह है कि जो 65 उनसे नाराज है उसको कोई गैल्वनाइज नहीं कर पा रहा है, उसको कोई एक साथ लेकर नहीं आ पा रहा है। गैल्वनाइज करने के लिए बेहतर तरीका हो सकता था चेहरा दिया जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से। देखिए, नैरेटिव थ्रोज द फेस, नॉट द अदर वे अराउंड। ये जो किसान आंदोलन है, क्या ये नैरेटिव बन सकता है? वैसे तो 24 अब तो चुनाव, दो बातें हैं इसमें, दो मतलब सरकार को मैं ये कहूँगा कि फ़ायदा ये है कि एक तो ये चुनाव बहुत करीब आ गया है, और दूसरा अभी भी ये जो किसान आंदोलन है ये लार्जली हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी तक लिमिटेड है। बंगाल के किसान, महाराष्ट्र के किसान, बिहार के किसान, उड़ीसा के किसान इसमें पूरी ताकत से नहीं जुड़े हैं। लेकिन अगर वो जुड़ जाएं और ये देशव्यापी किसान का मुद्दा हो जाए तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और आप ये देख रहे हैं कि पिछली बार सरकार ने महीनों लिए थे बात करने में, इस बार जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ है हर दिन सरकार के मंत्री बैठ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है, मैंने जो आपको बात बताई कि जो अनुभवी लोग सत्ता में बैठे हैं उनको मालूम है कि इस तरह के मुद्दे को बड़ा बनते देरी नहीं लगता है। ठीक है सर, 24 चुनाव को लेकर अगर बिग पिक्चर और पॉइंट वाइज मैं आपसे कहूं कि आपकी नज़र में 5 हाई पॉइंट्स क्या रहेंगे? अगर आज चुनाव हो जाए, 2 महीने बाद क्या होगा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी लेड एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400। आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने करीबी से काम करने का तरीका देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, अमित शाह का भी, ये इस तरीके के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकी तरफ से, ये वाकई में मुमकिन है, ये लोग कर सकते हैं, या फिर ये वो चुनावी जुमले के तौर पर? नहीं, देखिए, ना वो जुमला है ना ये उसकी कोई गारंटी है कि वो हो ही जाएगा। ये तो चुनाव लड़ने की रणनीति का, प्रयास का, स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, वो दिमाग में भी लड़ा जाता है, साइकोलॉजिकली भी लड़ा जाता है। अगर बीजेपी ये दावा कर रही है तो ऐसा तो ये हर चुनाव में करते हैं। बंगाल में भी कहा 200 सीट से ज़्यादा लेकर आएंगे, हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि 200 से ज़्यादा लिख के ले लीजिए, 200 से ज़्यादा आ रहा है, आए 77।
किसी को प्रिसाइज नंबर नहीं मालूम होता है, वो मोदी जी को भी नहीं मालूम है और कोई साधारण सेफोलॉजिस्ट अगर बैठ के कर रहा है उसको भी मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो बंगाल में 200 सीट का दावा कैसे कर रहे थे, कर्नाटक में जीत का दावा कैसे कर रहे थे। आप ये बड़े राज्य छोड़ दीजिए, दिल्ली उनके नाक के नीचे एक सिटी स्टेट है, वहाँ पर 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट आ गया, 2020 में उनको 62 सीट आ गई और अमित शाह खड़े होकर कह रहे थे हमें 40 सीट आ रहा है, 40 प्लस सीट आ रहा है। तो ये दो बातें हैं, एक तो उनको पता नहीं होता है, फिर भी वो कहते क्यों हैं? कहते इसलिए हैं कि उनको जो सूचनाएं मिल रही होती हैं उसके आधार पर उनका गेस है। और दूसरा, आपको पार्टी के नेता होने के नाते आप ये थोड़ी ना कहिएगा कि मैं हार रहा हूँ, आप तो यही कहिएगा कि मुझे बहुत बड़ी जीत मिल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।